नमस्कार। आज हम भारत की शानदार विरासत की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसके कुछ विश्व धरोहर स्थल और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर vivid.pdf दस्तावेज है जिसमें काफी जानकारी दी गई है। हाँ, काफी विस्तृत है ये। हमारा मकसद सिर्फ सूची गिनाना नहीं, बल्कि इन जगहों और संस्थाओं के महत्व को समझना है, कुछ अनोखी बातें जानना है। सही बात है। सिर्फ लिस्ट से क्या होता है? भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त देखिए 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें ऐतिहासिक इमारतें हैं, अद्भुत प्राकृतिक जगह हैं और एक मिश्रित स्थल भी। हाँ, कंचनजंगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खजाना है। तो चलिए इसके कुछ नगीनों पर नजर डालते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उन जगहों से जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं। महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाएं दिमाग में सबसे पहले आती हैं, है ना? दोनों को 1983 में यूनेस्को का दर्जा मिला। हाँ, 1983 एक बड़ा साल था इस लिहाज से। अजंता, एलोरा, आगरा किला, ताजमहल। अच्छा, हाँ, अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद के पास सह्याद्री पहाड़ियों में है, खासकर अपनी बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जानी जाती हैं। कई सदियों पुरानी है ये। बिल्कुल। और अजंता से ज्यादा दूर नहीं, एलोरा की गुफाएं तो और भी कमाल की हैं। ये सिर्फ बौद्ध नहीं बल्कि हिंदू और जैन धर्मों को भी समर्पित हैं। हाँ, ये बात तो है। एक ही जगह पर पहाड़ को काटकर बनाए गए इतने अलग अलग धर्मों के मंदिर और मठ मिलना, ये उस समय की सहिष्णुता और कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। सही कहा। कल्पना कीजिए उन कारीगरों की जिन्होंने सिर्फ छेनी हथौड़ी से पूरी पहाड़ी को तराश कर ये अजूबे बना दिए। खासकर कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर जो एक ही चट्टान से बना है, वो तो अविश्वसनीय है। सच में अविश्वसनीय कारीगरी। और अगर हम और प्राचीन भारत की तरफ देखें तो गुजरात का धोलावीरा स्थल ये हाल ही में मतलब 2021 में सूची में शामिल किया गया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये हमें हड़प्पा सभ्यता की झलक दिखाता है। स्रोत बताते हैं कि इसकी खोज 1969 में जगपति जोशी जी ने की थी। हाँ, धोलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कच्छ के रण में स्थित है और यहाँ हमें हड़प्पा काल की बेहतरीन शहरी योजना, खासकर उनकी जल प्रबंधन प्रणाली देखने को मिलती है। जल प्रबंधन। हाँ, उस जमाने में पानी को सहेजने की ऐसी विकसित तकनीक वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग के सबक हैं। बिल्कुल। प्राचीन भारत की एक और शानदार मिसाल तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक हैं, जिन्हें 1984 में यूनेस्को सूची में जगह मिली। महाबलीपुरम, हाँ, पल्लव राजाओं के समय का। पल्लव राजाओं के समय के ये मंदिर खासकर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जैसे रथ मंदिर और शोर टेम्पल, समुद्री तट पर बहुत सुंदर लगते हैं। बिल्कुल। और महाबलीपुरम की खासियत ये है कि यहाँ हमें चट्टानों को काटकर मूर्ति बनाने की कला का विकास दिखता है। गुफा मंदिर भी हैं, रथ जैसे दिखने वाले वो अखंड मंदिर भी और संरचनात्मक मंदिर भी। अच्छा, ये उस दौर के कलात्मक प्रयोगों का एक केंद्र था, ऐसा कह सकते हैं। अब जरा मध्यकालीन भारत के वैभव की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक में हम्पी के स्मारक, ये 1986 में सूची में आए। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की कहानी कहते हैं। हम्पी सिर्फ कुछ मंदिर या महल नहीं, वो एक पूरे साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे फैलाए विशाल परिसर बताता है कि विजयनगर कितना समृद्ध और शक्तिशाली रहा होगा। विठल मंदिर का संगीतमय स्तंभ हो या विशाल पत्थर का रथ, हर चीज में भव्यता दिखती है। और भव्यता की बात करें तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों का जिक्र जरूरी है। ये भी 1986 में ही शामिल हुए थे। हाँ, खजुराहो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए ये मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला और खास मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से जुड़े हैं। बिल्कुल, हिंदू और जैन। खजुराहो की मूर्तिकला वाकई अद्वितीय है। ये सिर्फ धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं बल्कि उस समय के जीवन, समाज और मानवीय भावनाओं का भी चित्रण करती है। अच्छा। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई ये मूर्तियां भारतीय शिल्पकला का शिखर मानी जाती हैं। दक्षिण में लौटें तो तमिलनाडु के महान जीवित चोल मंदिर है। हाँ, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। इन्हें 1987 और 2004 में इस सूची में शामिल किया गया। इसमें तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। हाँ,
और इन्हें जीवित मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आज भी पूजा अर्चना उसी तरह होती है जैसी सदियों पहले शुरू हुई थी। ओह अच्छा। बृहदीश्वर मंदिर तो चोल वास्तुकला और इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सोचिए, उस विशाल विमान मतलब गोपुरम के शिखर पर वो भारी पत्थर कैसे पहुंचाया गया होगा? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। ये मंदिर चोल साम्राज्य की शक्ति और भक्ति दोनों के प्रतीक हैं। अब रुक करते हैं मुगल और राजपूत शानो शौकत की तरफ। ताजमहल 1983 के बारे में तो सब जानते हैं, शाहजहां का वो मोहब्बतनामा। हाँ, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर आगरा का किला 1983 भी उतना ही प्रभावशाली है, जो कई मुगल बादशाहों का गवाह रहा। बिल्कुल। आगरा का किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक शहर की तरह है, जिसके अंदर महल, मस्जिदें और बाग सब कुछ है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना किला मुगल शक्ति का प्रतीक था। और दिल्ली का लाल किला 2007, जिसे शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में बनवाया, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जाहिर है। मुगल बादशाह अकबर की बनवाई फतेहपुर सीकरी 1986 भी कमाल की जगह है। हाँ, फतेहपुर सीकरी। एक पूरा शहर जो कुछ ही सालों में राजधानी बनकर फिर वीरान हो गया। बुलंद दरवाजा आज भी उसकी शान की गवाही देता है। फतेहपुर सीकरी अकबर के वास्तुशिल्प प्रयोगों और उसके धार्मिक विचारों का प्रतिबिंब है। यहाँ हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। हाँ, दिखता है। पानी की कमी के कारण इसे छोड़ना पड़ा। ये कहानी भी दिलचस्प है। और किलों के बात हो तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों को कैसे भूल सकते हैं? ये 2013 में शामिल हुए। हाँ, 6 किले एक साथ: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, जैसलमेर, आमेर। ये किले सिर्फ राजपूत शौर्य की कहानियां ही नहीं कहते, बल्कि उनकी रक्षात्मक रणनीति और वास्तुकला की समझ को भी दर्शाते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर बने ये किले आसपास के इलाकों पर नजर रखने और दुश्मनों से बचाव के लिए बेहतरीन थे। बिल्कुल। कुंभलगढ़ की दीवार तो कहते हैं चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अरे वाह, अद्भुत। अब जरा भारत की प्राकृतिक धरोहरों की बात करें। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985। काजीरंगा, हाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर। हाँ, भारतीय गेंडा। हाँ, काजीरंगा और मानस 1985, ये दोनों ही असम के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल हैं। ये सिर्फ गैंडों के लिए ही नहीं, बल्कि बाघ, हाथी, जंगली भैंसें और कई तरह के पक्षियों के लिए भी बहुत जरूरी घर है। सही। ये भारत की जैव विविधता के जीते जागते उदाहरण हैं। और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987, गंगा डेल्टा में। सुंदरवन, मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर। हाँ, अपने मैंग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और ये एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम भी है। यहाँ बाघों ने खुद को इस दलदली और पानी वाले माहौल में ढाल लिया है, जो बहुत अनोखी बात है। हाँ, ये तो है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेलने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। पूरे पश्चिमी तट पर फैली पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, ये 2012 में सूची में आई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैली ये पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। हॉटस्पॉट्स में से एक। हाँ, यहाँ ऐसे हजारों पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ये भारत के मॉनसून को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका महत्व सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। बहुत ज्यादा महत्व है इसका मतलब। और सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 तो और भी खास है। हाँ, वो मिश्रित स्थल है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व रखता है। बिल्कुल। कंचनजंगा पार्क में ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और घने जंगल तो हैं ही, साथ ही ये वहाँ के स्थानीय समुदायों के लिए एक पवित्र स्थल भी है। अच्छा। यहाँ प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का गहरा रिश्ता देखने को मिलता है, जो इसे खास बनाता है। अब आते हैं कुछ आधुनिक और औपनिवेशिक विरासतों पर। मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल 2018, ये एक दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, मुंबई का ये इलाका दिखाता है कि कैसे 19वीं सदी की भव्य विक्टोरियन इमारतें जैसे हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी, हाँ, और 20वीं सदी की आधुनिक आर्ट डेको इमारतें जैसे सिनेमा हॉल, रिहायशी बिल्डिंग्स, ये सब एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल अगल बगल। हाँ, ये शहर के विकास और स्थापत्य की कहानी कहता है। और जयपुर शहर, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं, 2019 में शामिल हुआ, पिंक सिटी। इसका एक कारण स्रोत में बताया गया है कि 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के स्वागत में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने
शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। ये एक परिकल्पित शहर का भी उदाहरण है। जयपुर भारत के शुरुआती परिकल्पित शहरों में से एक है, जिसे 18वीं सदी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय। हाँ, इसकी सीधी सड़कें, चौपड़ और बाजारों की व्यवस्था उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थी। ये शहर नियोजन का एक बेहतरीन नमूना है। जयपुर में ही जंतर मंतर भी है, 2010 में शामिल हुआ। सवाई जयसिंह की बनवाई खगोलीय वेधशाला। ना, जंतर मंतर सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि ये उस समय के खगोल विज्ञान और गणितीय ज्ञान का प्रमाण है। उन विशाल यंत्रों से ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन किया जाता था। कमाल है। ये दिखाता है कि भारत में वैज्ञानिक सोच कितनी पुरानी है। और आधुनिक वास्तुकला का एक और उदाहरण चंडीगढ़ है, 2016 में, जहां ली कार्बूजिए के काम को मान्यता मिली है। हाँ, ली कार्बूजिए एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार थे, जिन्होंने भारत के विभाजन के बाद चंडीगढ़ शहर की योजना बनाई। उनका कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट शामिल हैं, आधुनिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है और इसे यूनेस्को ने दुनिया भर में उनके अन्य कामों के साथ मान्यता दी है। तो ये तो हुई कुछ चुनिंदा धरोहर स्थलों की बात। 40 है कुल मिलाकर, जैसा हमने कहा। हाँ, और हमने तो बस कुछ ही पर बात की है। लिस्ट काफी लंबी है। रमप्पा मंदिर, धोलावीरा, रानी की वाव, हाँ, वो 100 रुपए के नोट पर भी अब। हाँ, बिल्कुल। बाटन गुजरात में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब अनमोल विरासतों को सहेज कर रखता कौन है? यहीं पर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों की भूमिका आती है। बिल्कुल सही। और इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का। ASI, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। आज हमने जिन ज्यादातर प्राचीन स्थलों की बात की, चाहे वो किले हों, मंदिर हों या गुफाएं, उनकी देखभाल, संरक्षण और अनुसंधान का जिम्मा ASI के पास ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये संस्था हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करने में सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली में ही भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भी है, 1881 में स्थापित। हाँ, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो सरकारी रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को संभालता है। ये भी हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और कोलकाता में 1784 में बना एशियाटिक समाज है। एशियाटिक सोसाइटी? हाँ, जिसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ये भारत और एशिया के इतिहास, संस्कृति, भाषाओं और कलाओं के अध्ययन को समर्पित सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। इसने भारत विद्या मतलब इंडोलॉजी की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण भी है, 1945 में बना, मुख्यालय कोलकाता में है। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये संस्थान भारत के विभिन्न समुदायों की जीवन शैली, रीति रिवाजों और उनकी शारीरिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अकादमियां हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे नई दिल्ली में साहित्य अकादमी 1954, ललित कला अकादमी 1954 और संगीत नाटक अकादमी 1953। ये अकादमियां भारत की साहित्यिक, कलात्मक और प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देने, कलाकारों को सम्मानित करने और इन कलाओं के विकास के लिए काम करती हैं। ये हमारी जीवित सांस्कृतिक विरासत, हाँ, जीवित विरासत, उस सहेजने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD 1959 भी थिएटर के क्षेत्र में प्रतिभाओं को तराशने का बहुत अहम काम करता है। तो आज हमने देखा कि भारत की विरासत कितनी विशाल और विविध है। हजारों साल पुरानी गुफाओं और हड़प्पा के शहरों से लेकर मध्यकालीन साम्राज्यों के किलों और मंदिरों तक, शानदार प्राकृतिक नज़ारों से लेकर आधुनिक वास्तुकला और इन सब को सहेजने वाले संस्थानों तक। हाँ, एक पूरी यात्रा हो गई। बिल्कुल। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें या जंगल नहीं हैं। ये हमारे इतिहास की परतें हैं, हमारी संस्कृति की पहचान है, प्रकृति के अजूबे हैं और इंसानी सोच और मेहनत की निशानियां हैं। ये सब मिलकर बताते हैं कि भारत क्या है। सचमुच, इतनी सारी धरोहरों के बारे में जानने के बाद ये सवाल मन में आता है कि हम आज अपनी इस विरासत को कितना समझते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। संरक्षण एक चुनौती है। या फिर इन तमाम जगहों और कहानियों में से कौन सी बात है जो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर सोचने से शायद हमारी इस विरासत से हमारा रिश्ता और